दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि आज मैंने आप लोगों से कहा था, एक जनरल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में कई डाउट हैं। मतलब कि सर पेपर कब होगा, हम लोग कौन कौन सा फॉर्म फिल करें। हर दूसरे दिन कमेंट आ जाता है, सर इस पे वीडियो बना दीजिए, इस पे वीडियो बना दीजिए। तो एक जनरल वीडियो, एक सामान्य जो वीडियो है आपके लिए, ताकि हर उस मतलब कैटेगरी के लोगों तक या उस वर्ग तक मैं पहुंच सकूं जो एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे ARO की जो भर्ती आई है, महाधिवक्ता कार्यालय यानी हाईकोर्ट, आप लोग एक प्रकार से समझ लीजिए। उस पर भी कई लोगों ने कहा सर FRO पे कुछ आइडिया दे दीजिए। कई लोग BPDO वीडियो का तो भर ही रहे हैं, और पटवारी लेखपाल की तो वो तो चल ही रही है तैयारी। सबसे पहले जैसे मैं अभी कमेंट वगैरह भी पढ़ते रहता हूँ, एक कमेंट आया था, सर आप अपना कमिटमेंट भूल रहे हैं, आप GS आजकल नहीं पढ़ा रहे, उत्तराखंड ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, आप लोग सब लोग जितने भी मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, हर किसी की जो डिमांड है वो एक साथ पूरी नहीं हो सकती है। आप याद रखना इस चीज़ को। अगर मैं उत्तराखंड की क्लास दूंगा तो कमेंट आते हैं, सर GS को नहीं पढ़ा रहे हो। मैं GS देता हूँ, कमेंट आने लग जाते हैं, उत्तराखंड नहीं पढ़ा रहे हो। मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करता हूँ, कमेंट आ जाते हैं, रीजनिंग कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हो। कंप्यूटर लेके आता हूँ, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हो। देखिए, ये हर किसी की अलग अलग चीज़ होती है। अगर आप GS में स्ट्रांग है, आप उत्तराखंड की मांग करेंगे। आप उत्तराखंड में स्ट्रांग है, आप GS की मांग करेंगे। आप दोनों का अच्छा है, कंप्यूटर की मांग कर देंगे। तो एक साथ हर किसी को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोगों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। वो सब चीजें देखिए, आपको जो भी होगा आपके पेपर से पहले आपको कंप्लीट तैयार करके मैं भेजूंगा। और मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि लगभग 60 डेज आपके पास है, क्योंकि 20 अक्टूबर के आसपास, आज जैसे 20 अगस्त है, सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है आपका पेपर की डेट तो आ ही जाएगी। हो सकता है कि 20 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हो जाए, या 20 अक्टूबर के आसपास आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पेपर कब होने वाला है। तो टोटल मिला के आप ये मान के चलिए आपके पास 60 डेज हैं, ठीक है। इन 60 दिनों में हम लोग क्या करें, कितना पढ़ें। देखो, सबसे पहली बात है, जितना पढ़ रखा है उसको पचाना सीखो, रिवाइज करना सीखो, और डेली उस चीज़ को रिवाइज करते रहो। जब इतनी चीज़ें देने के बाद आपने अगर घर पे 5% उसका 10% अपने स्तर पे तैयारी की होगी, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और इतने ज़्यादा चांसेज आपके हैं। और कल एक बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझे, किसी ने लिखा था, वो कहते सर एक ही साथ में BPDO वीडियो का सबका एक में होगा नहीं, तो किसी का वीडियो BPDO में होगा, किसी का पटवारी लेखपाल में होगा, किसी का फॉरेस्ट गार्ड में होगा, कई लोग लोअर PCS में निकलेंगे, कई लोग अपर PCS में निकलेंगे। तो एक प्रकार से हम लोगों का अभी तो हमारे पास जॉब है नहीं, तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार सेटल हो जाएं, यानी अपना करियर एक बार सेटल कर लें। उसके बाद बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि हम फॉरेस्ट गार्ड में निकल गए और हमेशा फॉरेस्ट गार्ड ही रहें। आप बेहतर से बेहतर करेंगे। आज आप BPDO हैं, कल के दिन आप उससे बेहतर पोस्ट में जा सकते हैं, फिर उससे बेहतर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लाइफ में उस चीज को पाने से सेटिस्फाइड हैं, या आपको आगे बढ़ना है। फिर वो कोई ना सोसाइटी का प्रेशर, ना फैमिली का प्रेशर, और इवन ना आर्थिक रूप से आपको दिक्कत होगी। लेकिन आज की कंडीशन अलग है। आज की क्या कंडीशन है, अधिकांश लोगों को क्या चाहिए कि उनको किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार की जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। यानी जॉब सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। और जहां से जॉब की सिक्योरिटी आ जाती है, वहां से आप अपने आगे के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। लेकिन एटलीस्ट आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी जॉब की सिक्योरिटी है। और इसके लिए जो आज का समय है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है। यानी आपके पास जहां पे आप एलिजिबल हैं, उसको आप फॉर्म फिल कीजिए, और आपको करना भी चाहिए। और जैसे कई लोग कहते हैं ना, यार सर हमारी ये तैयारी हो रही है, हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। जब आप कभी भी ऐसे द्वंद्व में या ऐसी दुविधा में पड़ते हैं कि सर हम कौन सा फॉर्म भरें, कौन सा नहीं भरें, तो हमेशा एक चीज याद रखना, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके अपेक्षा दूसरे फॉर्म में कौन सी नई चीज आपको पढ़नी है। यानी आप ये मत सोचिए कि हमने जैसे BPDO वीडियो के लिए उत्तराखंड पढ़ लें तो लोअर PCS भर दिया, हमें उत्तराखंड दोबारा। अरे वो तो आपका ऑलरेडी तय है ना, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोअर PCS का भरने का मतलब ये होता है कि आपको वहां कौन सी नई चीज पढ़नी है। और मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फिलहाल जहां पर 2 से 3 चरण है एग्जाम के, वहां पहले चरण पे सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। यानी अभी से एक मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर हम मेंस की कैसे करें, सर क्या इसमें इंटरव्यू होगा, वो बात की बात है। एटलीस्ट अभी आपको प्री क्वालिफाई करना है। और अगर एग्जाम होते हैं जल्दी नवंबर दिसंबर वगैरह में, और उसके बाद इलेक्शन है, तो मेंस के लिए तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा।
तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले प्री फोकस प्री ओरिएंटेड एग्जाम पढ़िए और उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करता हूं बचे हुए 60 दिनों की जो वीडियो बीपीडीओ जो हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की। देखिए, आप लोगों को इतना समय हो गया, पिछले नवंबर लगभग 5-6 के आसपास विज्ञप्ति आई थी, और अगर अक्टूबर के आसपास एग्जाम होता है आपका, अक्टूबर नवंबर, कोई डिले नहीं मानता हूं। अगर 12 महीने बाद आपका पेपर होता है तो ये डिले नहीं है। क्यों? इस समय कुछ हालात खराब थे, आप सब जानते हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ, लगभग सभी लोग 2 से ढाई महीने पिछड़ गए। यानी आपका संभावित परीक्षा तिथि वो मई, जून, जुलाई, मतलब अगस्त तक तो करा ही देता किसी ने केस में, लेकिन वो कोविड की जो सेकेंड वेव आई उस वजह से आप लोग सब डिले हो गए, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो समय मिला है इसका भरपूर आपने किस प्रकार से उपयोग किया है, आपने इसको कैसे यूटिलाइज किया है, ये अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने वहाँ पढ़ा, आपने उत्तराखंड की तैयारी की है, आप कंप्यूटर पढ़ के जा रहे हैं, आप जीएस पढ़ के जा रहे हैं, आप इवन कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ के जा रहे हैं, तो इतना तो मैं खुद आपको दे चुका हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% अगर आपने अपने स्तर पर तैयार किया है, और आप ये मान के चलिए सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़े हुए का जो परिणाम होता है वो परीक्षा हॉल में दिखता है, यानी हम पढ़ के गए हैं तो वो सब हमें एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। हमें घर पे आज तो क्या हो रहा होगा, जैसे खोलते होगे ना किताबें, लगता होगा जैसे पढ़ रहे होगे तब लगता है कि यार हाँ मुझे सब आ रहा है, किताबें बंद करते होगे लगता होगा सब कुछ नहीं है दिमाग में, सारा मतलब हैंग हो चुका है, सारा वॉश हो चुका है, ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं। और ये हर विद्यार्थी के साथ है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है, आपके साथ है, दूसरे बंदे के साथ है। तो मान के चलिए पढ़ी हुई चीज़ें वहाँ काम आ जाएंगी, और बचे हुए 60 दिनों में आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं जैसे ही आपकी हर दिन नई वीडियो आती है, आप पुरानी चीज़ों को हमेशा फिट रखे रहिए। यानी आप ये मान के चलिए आज जैसी वीडियो देख रहे हो आपकी पुरानी चीज़ें रिवाइज हैं, ठीक है। कल आपकी नई वीडियो आती आप उसको ऐड कीजिए, लेकिन पुरानी आपकी चीज़ें तय है, मतलब वो फिक्स है कि आपने यहाँ उसको रिवाइज किया हुआ है, आपको घबराने की वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षावाणी पढ़ चुके हैं, आपने मेरी वीडियो से उत्तराखंड तैयार कर ली, उत्तराखंड जिला सीरीज आपकी तैयार है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज तैयार है, उत्तराखंड का इतिहास आपका तैयार है। कुछ वीडियो, कुछ का मतलब 5 से 6 वीडियो, 8 से 10 वीडियो, लगभग 5-6 वीडियो या 7-8 वीडियो आपकी उत्तराखंड की सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आएगी, ठीक है। सिर्फ उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर आपके 3 से 4 वीडियोस बची हैं, यानी 5 वीडियो मान के चले। तो ओवरऑल उत्तराखंड की 6, 5, 11 या 12 क्लासेस मान के चलिए आपका उत्तराखंड फिर मैं नहीं कराने वाला हूँ। 12-13 क्लास आपकी उत्तराखंड, 3 क्लास आपकी हिंदी यानी 2 अलंकार की, और 1 हिंदी कंप्यूटिंग वाली यानी 15 क्लास, और साथ में जो आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वगैरह की जो क्लासेस हैं वो लगभग मान के चले 12 से 13 क्लास, या 13 क्लास 12 क्लास मान के चलिए। तो आपका कितना हो गया 15, 10, 25, 26, 27 क्लास, और उसके साथ इकोनॉमिक्स की 3 क्लास 30 क्लास, पॉलिटी की 3 क्लास 33 क्लास, यानी 33 से 35 क्लासेज आपकी बची हुई हैं। बाकी जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसकी जो क्लासेस बची हैं, जैसे 4 यूनिट है उसमें 5वीं 1 यूनिट तो हमने कर ली है, 4 यूनिट बचे हैं, 4 यूनिट के लिए भी 15 क्लासेस मान के चलिए, तो 50 क्लासेज आपकी अभी आएंगी। और इन 50 क्लासों को ये मत देखिए कि यार अभी हमारे सर 50 क्लास कराएंगे, हम कैसे कवर करेंगे, इतना अभी कोर्स से बचा हुआ है। आपको जो पढ़ा है वो तो तय कर लीजिए, वो कंप्लीट रखिए आप जिस दिन जो पढ़ते हैं, बस जो नई चीज़ आती है उसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। कंप्यूटर ओपन करके दिया तो बिना कंप्यूटर पढ़े कैसे चले जाएं बताइए। अब आप कहोगे सर रीजनिंग में क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ मेन किस किस पोर्शन के क्वेश्चन आपको करने हैं वो बता दूंगा। ज़्यादा समय रीजनिंग में देना बहुत आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा नहीं आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, वरना जनरल सिलेबस है, जनरल सिलेबस में रीजनिंग के क्वेश्चनों का नंबर कम होता है। और इन 3-4 क्वेश्चनों में नाम ही तर्क सकते, 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गए, 1-2 नहीं भी आए तो छोड़ दो, कोई 100 में 100 नहीं लाने आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों को आपको मतलब ये मान के चलना होगा नहीं आएगा तो चलो इसको स्किप कर देते हैं। रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो कभी ना कभी मैं ऐसी बना दूंगा जिसमें सिर्फ आपको उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है कि हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, वैदिक और हड़प्पा कालीन, ठीक है। उसके बाद अशोक वाला पीरियड है, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध और अशोक। उसके बाद सीधे आप लोग मुगल काल में आ सकते हैं, मुगल काल के बाद सीधे आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैंने आपको वीडियोस करा रखी, इस टाइप से मैं आपको मेन टॉपिक बता दूंगा हर सब्जेक्ट की। तो 60 दिन बच्चे हैं, डेली रिवाइज कीजिए, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे
रिवाइज कीजिए, नई चीज़ जो आती है उसको ऐड कर दीजिए, और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा किताबें सामने रख के पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात, 2 विज्ञप्ति आई हैं। एक आई है RO-ARO की महाधिवक्ता कार्यालय में, और ये दोनों ही विज्ञप्ति सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल लोगों के लिए, जनरल का मतलब जिसमें हर कोई भर सकता है, हर स्ट्रीम वाला आ सकता है, उसके लिए नहीं है। अब ये कहोगे सर ऐसा तो कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसको क्यों ऐसा कह रहा हूं अभी बताता हूं। दूसरा RK FRO की, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की, ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है FRO की, और ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो ये दोनों ही पद बहुत अच्छे अपने आप में, दोनों लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर आते हैं, तो लोक सेवा आयोग इसको कराएगा, और इसमें एक ही स्टेप नहीं है, 2-3 स्टेप के माध्यम से आपको जाना है। FRO के लिए आर्ट्स स्ट्रीम तो हट गया, सिंपल सी बात है। जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं और जो कॉमर्स वगैरह वाले हैं उनका तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। FRO में सिर्फ कौन आएगा, साइंस बैकग्राउंड आएगा, बीटेक वगैरह, यानी जो आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, या आपको प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई आपका अगर डिग्री वगैरह है, उन बच्चों को इसमें लिया जाता है। यानी आप लोग ये मान के चलिए, साइंस वाले जो बच्चे होंगे, टेक वाले जो बच्चे होंगे, या इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, ये जो आपके आएंगे ये FRO के फॉर्म में आएंगे, और इसके अलावा इसमें कोई नहीं भर सकता है। बाकी डिटेल आप लोग क्या कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग UKPSC की साइट पे जाके उसमें चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। UKPSC की साइट पे जाना, और वहां आपको ये विज्ञप्ति दिख जाएगी, 10 शायद 11-12 के आसपास जब भी आई थी, वो चेक कर लेना आप लोग। और ये रहा, इसका भी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। और इनमें जो ये जो पोस्ट है, इसमें हर कोई मत भर देना, यानी हर कोई आपकी तैयारी कहीं की हो रही है और कुछ और आप कहीं कुछ फॉर्म भर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। इसमें तो आप सब जानते हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनसे तो मैं कहूँगा कि ये फॉर्म आप लोग जरूर भरिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अपने जो वर्ग है उनके साथ फाइट करनी है। और इसमें 2 ऐसे पेपर हैं मेंस में जहां आपको सेलेक्ट करने हैं, यानी आपके विकल्प आपको मिलेगा, वो लिस्ट दी होगी, उन दोनों में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। आप केमिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए, आप फिजिक्स सेलेक्ट कीजिए, मैथ्स सेलेक्ट कीजिए, वो आपको अपना जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। बाकी प्री वगैरह का उसने लिखा है कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो स्क्रीनिंग के लिए हम प्री एग्जाम कराएंगे, तो वैसे होता है, प्री जनरली प्री होता है, ठीक है। इसका भी मैं बताता हूँ। चलो मैं शुरुआत करता हूँ RO-ARO वाली पोस्ट से, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड पे भी आता हूँ। देखिए चलो स्टार्ट ही फॉरेस्ट गार्ड से कर देता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड से, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड कल जो विज्ञप्ति आई है फॉरेस्ट गार्ड की, 800 कुछ पदों पे आई है। देखिए कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना, आज के समय में, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, जॉब की इतनी ज़्यादा मारामारी है, कभी आप ये मत सोचना कि यार मैं इस फॉर्म को भरूं या ना भरूं, फॉर्म भर देना, ठीक है। देखिए जॉब की, इंसान की ज़िंदगी में किसके साथ क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। आप भले ही फॉरेस्ट गार्ड बन जाएं, आप बेहतरी के लिए आपके पास हमेशा ऑप्शन मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे कितने आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, जो लोग बड़े बड़े पदों में पहुँचते हैं, उनके बारे में पढ़ना, वो पहले कहाँ था, फिर कहाँ आया, फिर कहाँ आया। यानी आप ये अपनी जॉब की सिक्योरिटी करने के लिए इस फॉर्म को भी ज़रूर भरना, जो भी मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें एज क्राइटेरिया वगैरह उसको चेक कर लेना। अब कई लोग मुझसे कहेंगे सर इसमें इतने पद इनके लिए, इतने पद, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो आप अपने स्तर पे, वो आयोग के स्तर पे वो सब चीज़ें तय होती हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो फॉरेस्ट गार्ड का जो भर्ती है, इसका फॉर्म फिल कीजिए, और फिल करने के बाद जितने विज्ञप्ति इसमें जितनी पोस्ट आए, कम से कम उतने बच्चे तो निकलेंगे ना। तो जितना है आप लोग, अधिकतम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जरूर फॉर्म फिल करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, जॉब की इतनी मारामारी है, कभी मत सोचना कि यार मैं यहीं जाऊंगा, मैं यही बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने लिए एक भविष्य सिक्योर करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो फॉर्म फिल करने में कोई हर्ज नहीं है। इसका भी जनरल सिलेबस होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, उत्तराखंड है, GS है, हिंदी है, वो तो सब सामान्य पेपर हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इसको बार बार बताने की ज़रूरत है। जो नए बच्चे आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप सीधे जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड जिला सीरीज पढ़िए, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़िए, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक पढ़िए। इस प्रकार से उत्तराखंड खत्म कीजिए। उसके बाद GS के जो टॉपिक दिए हैं, GS के एक एक सब्जेक्ट करके, कभी पॉलिटी शुरू कीजिए, कभी हिस्ट्री शुरू कीजिए, जो वहाँ तय करा रखे। हिंदी पढ़िए, हिंदी की वीडियोज़ वहाँ हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आपको प्ले लिस्ट से कोई दिक्कत होनी चाहिए। चाहे जो भी नए बच्चे हैं, तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। आप इसकी कीजिए, पुलिस भर्ती आएगी उसकी तैयारी कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार से फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहला आपका आता है RO-ARO का, ठीक, और ये है कहाँ, महाधिवक्ता कार्यालय में, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप सब लोग मतलब भरने से पहले सोच लेना। तो इसमें क्या है, जिसकी इंग्लिश या और हिंदी
इस पे कमांड है वही इस फॉर्म को भरना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप जनरल बच्चे हैं, जनरल तैयारी करते हैं, आप जीएस वगैरह में स्ट्रांग है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी का आपका आता पता ही नहीं है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है और कई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं आते, तो फिर अनावश्यक अपनी ऊर्जा को उस फील्ड में लगाना बेवकूफ़ी है। इससे बेहतर आपको लोअर पीसीएस की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कम से कम एटलीस्ट जो जनरल चीज़ें होंगी, पेपर जनरल आएगा, वहाँ इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह के लेटर राइटिंग आएंगे, लेकिन यहाँ इंग्लिश और हिंदी का बहुत भयंकर रोल है मेंस में, और सब कुछ यही तय करने वाला है आपकी मेरिट, ठीक है। देखिए आरओ का जो होगा, ये आरओ का होगा, इसे इसमें क्या है, एज क्राइटेरिया आप जानते हैं 21 से 42 साल तक इसमें एज होगा। बाकी सारी विज्ञप्ति में आप लोग पढ़ना, इस वाले पोस्ट के लिए टाइपिंग है, ठीक है, यानी आपको टाइपिंग कराई जाएगी 10 मिनट की सॉफ्टवेयर में, और इस टाइपिंग में आपको 4000 की हिंदी और 9000 की प्रति घंटे की स्पीड आपकी अंग्रेजी में होनी चाहिए, हिंदी में, ये इंग्लिश में। ये सिर्फ एआरओ की पोस्ट के लिए है, ठीक है, टाइपिंग। आपको आरओ की पोस्ट के लिए टाइपिंग वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी, आपकी एआरओ के पद के लिए। साथ ही साथ आपको जो क्वालिफिकेशन है, आरओ पद के लिए ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग आरओ का फॉर्म भरिए, लेकिन एआरओ के पद के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ एक कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है या आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है, यानी इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा या कह रहा हूँ, ठीक है, या ओ लेवल का एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, वो इसमें आपको मांगा है, और ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के बनवा के ले आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ये किसी न किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए आपका कंप्यूटर डिप्लोमा या ओ लेवल का सर्टिफिकेट, इसको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जिसकी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी है और कंप्यूटर में उनको पकड़ अच्छी है। बहुत से लोगों के पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं होता है, कुछ के पास होता है, तो आधा कंपटीशन तो वहीं से ही खत्म हो गया। दूसरा, अंग्रेजी और हिंदी सबकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामर आनी है, इसमें ट्रांसलेशन आना है, इसमें आपका एंटोनिम्स वगैरह, सिनोनिम्स वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें आनी है, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी आपका जीएस वाला पोर्शन का कोई रोल नहीं है मेंस में, दोनों ही पेपर में, आपके हिंदी के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में आपका जीएस का कोई रोल नहीं है, पहली बात बता रहा हूं। तो आप बहुत अच्छे जीएस में हैं लेकिन हिंदी अंग्रेजी तो आपकी स्ट्रांग है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, फिर तो फंस जाओगे वहां बेहोश होने से अच्छा है पहले तय कर लो, जीएस कमजोर है तो यहां हाथ डाल लो, पहली बात बता रहा हूं। अगर आपकी जीएस कमजोर है, आप हिंदी और अंग्रेजी में बेहतर कर सकते हैं, तो आप तुरंत इस फॉर्म को भरिए और अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। पोस्ट भी ठीक है, 17 पोस्ट हैं, लेकिन वो 17 पोस्ट इसमें जो बेस्ट होंगे, जिसकी हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अच्छी राइटिंग है, मिस्टेक नहीं करता है, अच्छा लिखता है, तो वो लोग क्या कीजिए, हिंदी और अंग्रेजी की प्रिपरेशन कीजिए। साथ में आपको टाइपिंग इस पद के लिए चाहिए, लेकिन ज़्यादा पद इसके हैं आरओ के, वहाँ टाइपिंग वगैरह की भी ज़रूरत आपको नहीं है। और आप इसमें ये वाला पोर्शन है, ये सिर्फ एआरओ के पद के लिए है, आरओ के लिए ओनली ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको अंग्रेजी और हिंदी। अब देखते हैं इसमें सेवा योजन कार्यालय में नाम लिखाना आवश्यक है, मस्ट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप लोग सभी लोग नाम दर्ज कराएं, और वो विज्ञप्ति की अंतिम तिथि जो होगी फॉर्म भरने की, उससे पहले आपके पास आ जाना चाहिए, ताकि आप उसमें डेट डाल सकें कि कब बना था और कब तक वैलिड है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखा होना जरूरी है। अब देखिए प्री होगा, इसका प्री जो है अपने आप में 200 मार्क्स का है। पहले क्या होगा, इसमें प्री 200 मार्क्स का होगा, और इस 200 मार्क्स में आपके 3 घंटे का समय होगा, ठीक है। कितने घंटे का, 3 घंटे का। अब अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी होगी। इस प्री के अंदर एक चीज याद रखना है, एक तो जीएस आएगी, जीएस के अंदर आपका जनरल साइंस से कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो तो कॉमन है, वो तो आनी ही आनी है, ठीक है। थोड़ा सा एक नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनाई देगी, लीगल ग्लॉसरी, यानी लीगल जो चीज़ें होती है, यानी आपकी जो लीगल संबंधी, यानी कोई एक्ट बन गया, कोई आईपीसी की धारा अंग्रेजों के समय बनी, कोई धारा भारत सरकार ने बनाई, यानी एक प्रकार की जो धाराएं होती हैं आईपीसी की, ये धारा, ये एक्ट, ये कानून, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लीगल टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है, यानी कोई आपकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कानून में संबंधित टर्मिनोलॉजी होती है, या शासकीय स्तर पर जो अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उस टाइप की होती है, वो लीगल ग्लॉसरी आपको दिख जाएगी। आप नेट वगैरह में सर्च करोगे, यूट्यूब वगैरह पे कहीं सर्च करोगे, तो आपको कुछ मतलब 100, 200, 300 जो चीज़ों का जो एक पूरा सेट होगा, वहाँ आपको कोई ना कोई शब्द वगैरह, कोई ना कोई एक्ट, इस टाइप की चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएंगी। तो आप प्री ओरिएंटेड इसकी तैयारी कीजिए अभी। उसके बाद जो मेंस है, मेंस में अंग्रेजी और हिंदी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस फॉर्म को जरूर भरना। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी और हिंदी में कमांड नहीं है, सिर्फ जीएस में है, तो मेंस में आपको यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो एआरओ, आरओ के
बारे में बाकी डिटेल आपको सारी की सारी आयोग की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, कैसा इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से क्या कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, ये था आरओ एआरओ। दूसरा आता है एफआरओ का, वो देखिए। एफआरओ का आता है, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। एफआरओ का बहुत मतलब अपने आप में अच्छा पद है। तो एफआरओ की जो भर्ती है वो भी यूकेपीएससी के द्वारा कराए जाने हैं और लगभग इसमें 40 पदों पे विज्ञापन मांगा गया है। कितने? 40 पद, रेंजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट अपने आप में होती है। और दूसरी बात याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जिसके पास डिग्री है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। थोड़ा सा इसमें अभी तो क्या स्टेप होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जो इससे पहले रेंजर वाला जो एफआरओ वाला है, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें रनिंग भी होती है। ठीक है, यानी रनिंग कितनी है, बॉयज़ के लिए 25 किलोमीटर 4 आवर में और गर्ल्स के लिए 16 किलोमीटर 4 आवर में। ठीक है, ये किसके लिए है, फीमेल और ये मेल। यानी लड़कों के लिए कितना है, 25 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 16 किलोमीटर की है। और साथ साथ में इसमें चेस्ट वगैरह का फुलाव वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सारी क्राइटेरिया आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए। अब देखिए एफआरओ के केस में क्या होगा, एफआरओ किसने भरना है वो तो आप जानते हैं इसमें, क्योंकि जो ग्रेजुएशन मांगा गया है और ग्रेजुएशन में क्या क्या होगा वो आपको मैं बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के संबंध में जिसकी डिग्री है वही एफआरओ का फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ एक याद रखना, इसका जो पेपर होना है इसमें भी क्या है, एज 21 से 42 साल तक है। और इसमें जो प्री होगा, पहला स्टेप क्या होगा, प्री। और प्री में उसने लिखा है कि जो आपका प्री होगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब होगा, लेकिन बेसिकली होता ही है क्योंकि आजकल आप जानते हैं बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, हर कोई फॉर्म भरता है। प्री जो होगा आपका 150 मार्क्स का, और इस प्री में क्या है, 100 मार्क्स की तो आपकी जीएस है और 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। ठीक है, यानी 100 नंबर की आपको जीएस देखने को मिलेगी, 50 नंबर की आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। और इस अभी भी मैं कह रहा कि फिलहाल जो आपके पास पोस्ट आई हैं उन पे आप प्री पे क्या करें, फोकस करें। मेंस का थोड़ा सा इसमें क्या है, झल्ला है, यानी थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क की जरूरत है। मेंस ही इतना आसान नहीं होगा इसका। ठीक है, मेंस देखिए, मेंस 2 कैटेगरी में है। एक तो अनिवार्य विषय है, क्या है, अनिवार्य विषय, और दूसरा क्या है आपका वैकल्पिक विषय, यानी आपके पास एक प्रकार के ऑप्शन होंगे। अनिवार्य विषय में जीएस का पेपर आपका होना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा आपका यहाँ अंग्रेजी का पेपर होगा और हिंदी का पेपर होगा। 3 होगा, जीएस, इंग्लिश और हिंदी। ठीक, हिंदी, ये 3 पेपर होने हैं। तीनों कितने हैं, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। तो जीएस, अंग्रेजी और हिंदी के जो पेपर होने हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी तो चलो हर कोई लगभग कर ही लेता है जो इस फील्ड से होगा। जीएस में क्योंकि थोड़ा सा साइंस से बैकग्राउंड है तो जीएस हल्की सी कमजोर हो सकती है, लेकिन बनानी तो पड़ेगी। और क्योंकि आप सभी अपने मतलब जो स्ट्रीम वाले हैं उनके साथ फाइट कर रहे हैं, तो जीएस का सिंपल सी बात है, लगभग एक ही कैटेगरी के होंगे आप सभी लोग। तो जीएस में अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जीएस आपकी प्री में भी काम आनी है। यहाँ भी जीएस है, यहाँ भी जीएस है, और ये मस्ट है। ठीक है, तो 300 नंबर का ये, साथ ही साथ 2 पेपर आपके वैकल्पिक होंगे। उसने लिस्ट दी है आपको, जो भी आप जिस स्ट्रीम से हैं, अगर साइंस से हैं, बीएससी वगैरह हैं, आपको दे देगा वो। केमिस्ट्री के साथ कोई और दूसरा विषय छांटिए, फिजिक्स से, मैथ से लीजिए, जो भी आपका है वहां चेक करना। आप उस लिस्ट को, एक लिस्ट दी होगी, उन सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट पिक करने होंगे और 200 मार्क्स के वो दोनों सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यानी वैकल्पिक विषय में 2 पेपर हैं। कितने हैं, 2 पेपर। और ये जो 2 पेपर हैं ये 200 नंबर के हैं। कितने के, 200 नंबर के अपने आप में वैकल्पिक विषय होते हैं। तो इसको ध्यान रखना। और उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार वगैरह भी उसने दिया, तो देख तो नहीं रहा था मैं वैसे कितने मार्क्स का होगा, कुछ उसने लिखा था, वो पता चल जाएगा आपको समय के साथ। तो मेन से जो होगा वैसे इंटरव्यू, तो मेन से का आपका ये है। अब देखिए इसमें किसने भरना है, हर कोई तो फॉर्म फिल करेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स्ड कर दिया। दूसरा ये चीज देखना है, ये थोड़ा सा हटके चीजें हैं, यानी आरओ, एआरओ और एफआरओ का जो मेंस का पेपर है वो जर्नल चीजों से अलग है। यानी मैं आप लोगों से कहूंगा, इसमें ताकत जितनी आप लगाओगे इससे थोड़ा सा लाइट आपको पड़ेगा। ये तो साइंस वालों के लिए, ठीक है, साइंस वालों के लिए वो लाइट नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला जो जनरल बच्चे हैं, जो एफआरओ मतलब जो आरओ एआरओ का देख रहे हैं, उनके लिए लोअर पीसीएस उससे थोड़ा सा हल्का पड़ सकता है, क्योंकि आप जीएस के ज़्यादा टच में रहते हैं। वहाँ अंग्रेजी और हिंदी जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग वगैरह और एक पैराग्राफ वगैरह दिया होगा उसको, लेकिन यहाँ बहुत भयंकर वाली ग्रामर आती है, याद रखना इसको। ठीक है, किसमें, आरओ एआरओ में। तो उस चीज़ के लिए अगर आप
पहले तय कर लें कि आपकी अच्छी खासी उस पर कमांड है, तभी आप उसमें जाइएगा, ठीक है। अब देखिए लोअर पीसीएस का जो जहाँ तक बात है उसकी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, और लोअर पीसीएस के लिए मैंने पहले कहा है आपसे, जो भी है लोअर है या अपर है, वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड तैयारी करना। क्यों? क्योंकि आगे आपको प्री के बाद पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन प्री ही अभी मेन से है ये मान के चलो, क्योंकि प्री कभी भी हो सकता है दिसंबर में प्री करा दे, और आप कब लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, सडनली आपको पीसीएस वगैरह लोअर पीसीएस इतनी विज्ञप्तियां शांत की, तो आपको रिवाइज करना है। और अपर पीसीएस का जहां तक बात है, पेपर तो हल्का आएगा नहीं, क्योंकि नाम ही अपर पीसीएस है और सबसे बड़ी सेवा राज्य की है, तो आप प्री ओरिएंटेड अभी तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी के लिए समय आपको फिर से मिलेगा, और जितना ये समय अभी है आपके पास, जो बाढ़ आई है भर्तियों की, इस बाढ़ में बहना बेहतर है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट को पिक कर लोगे, कोई ना कोई पोस्ट हाथ लग जाएगी, ये टारगेट मान के चलो। सबसे ज़्यादा प्रेशर कब होता है पता है? जब एक ही एग्जाम होता है और उसके आगे पीछे कोई एग्जाम नहीं होता, तो आदमी उसमें थोड़ा सा घबरा जाता है, यार नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि बहुत से लोगों की उम्मीद 854 वाले पदों पे और 746 वाले पदों पे है, बहुत लोगों की। कनिष्ठ सहायक और वीडियो वाले जो पद है, उस पर बहुत से लोगों की निगाहें हैं। तो मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका उसमें चयन हो जाए, लेकिन भगवान न करे किसी केस में किसी का, अब ये तो यार सत्य तो है ना, व्यवहारिक चीज़ भी तो हमने देखनी है। भगवान न करे अगर किसी का किसी में रुक जाता है कुछ मार्क्स से, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बैकअप लेके चलो यार, चलो यहाँ नहीं तो पीछे, लेकिन सब चीज़ों का एक ही निष्कर्ष ये निकलता है, वो आपकी मेहनत है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप चीज़ें जो पूछी जाती उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आप एक एक चीज़ को सही से तैयार करके जा रहे हैं। 4 विकल्प आपको पेपर में दिखेंगे, उस 4 विकल्प में से आपसे कहेगा वो कि भाई बता तूने कहाँ पे ये 4 ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है। लाइब्रेरीज में आप पढ़ते हैं, घरों में आप मेहनत करते हैं, वीडियोज आप देखते हैं, इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, हर जगह से आप लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ये ज्ञान आपको आपकी एग्जाम में दिखेगा। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना आपने पढ़ा है उसको बचाइए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, आपका निश्चित रूप से चयन होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी केस में अगर कुछ दिक्कत होती है, उसके बाद आपके पास बैकअप में प्लान रखा है, आप इनकी तैयारी कीजिए। आने वाले समय में फिर आपको विज्ञप्ति दिखेंगी, लेकिन सभी की डिमांड ये है कि आपको अधिकतम मेहनत करनी है, अपना सर्वोत्तम देना है। उस बेस्ट को देने के बाद आपका सिलेक्शन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। तो घबराइए मत। फिर मिलता हूं मैं आपके साथ अगले सेशन में। कल नई वीडियो के साथ आऊँगा, शायद जीएस वगैरह के सेक्शन से कोई वीडियो उठाऊं। अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।